अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। और आज के जो सबक है आपके दरमियान जो हम लेकर हाजिर हुए हैं, क्लास 10 का दरख्शा ये किताब है हिस्सा 2। इसको पढ़ने वाले हैं। माक़बल में आपने देखा 4th चैप्टर तक यानी सबक नंबर 5 तक हमने सवाल और जवाब के साथ यानी कि मुकम्मल हमने करा दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर यहाँ से 5 यानी सबक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें तलाश है एक अच्छे प्लेटफार्म के जहाँ से वो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। और मैं कह रहा हूँ कि इस YouTube की दुनिया में कि इस जिस तरीके से पढ़ाई जा रही है शायद ही कोई इस तरह से पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। चूँकि पहले आपको तरतीबवार समझा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद सवाल जवाब हल करा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद मैंने आपको कह दिया कि कवायद वगैरह पढ़ाऊँगा, फिर रोशनी की जो हिस्सा 2 है उसको पढ़ाऊँगा। यानी कि जो तरतीब हमने रखी है शायद ही किसी के जहन में इस तरह की कोई तरतीबें आई हो और शायद ही कोई इस तरह से वो आपके दरमियान पेश कर सके, यानी आपके लिए इतना मेहनत कर सके, समझ रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बेला ताखिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सबक में जो हम निगारे अजीम, चूँकि आप जाने अफसाना की बहस चल रही है और अफसाना निगारों में से एक नाम निगारे अजीम का भी आता है, तो इनको पढ़ने वाले हैं। फिर इनका लिखा हुआ आशियाना आपके निसाब के अंदर जो शामिल है, तकरीबन 4 से 5 सफ़ों पे जो मुश्तमिल है उसको पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि निगारे आज़िम आदे हाजिर के एक अहम अफसाना निगार है। क्या बयान किया कि आदे हाजिर के यानी कि मौजूदा ज़माने के जो है वो क्या है, एक अहम अफसाना निगार है। उनका असल नाम क्या पूछा बाबू? इनका असल नाम मलिक महर निगार है, कलमी नाम निगार अजीम है। जब ये अफसाना निगारी के दुनिया में कदम रखी, जब अफसाना लिखना शुरू कर दी, तो उस वक्त निगार अजीम इसने अपना नाम रख लिया, ठीक है ना। तो और वो उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की है। मतलब ये जो है निगार अजीम साहब जो है, ये साहिबा जो है, ये जामिया मिल्लिया से PhD भी की है। उस वक्त ख़वातीन अफसाना निगारों में उनकी ख़ास पहचान यूँ भी बनती है कि उन्होंने ख़वातीन के जज्बात व एहसासात और उनके मसाइल पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। यानी कि अफसाने जो ये लिखना जो शुरू की है, तो किसके ऊपर? अफसाना ख़वातीन के जज्बात का और एहसासात का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने अफसाना के अंदर ख्याल रखा है। यानी कि ख़वातीन हजरात की कह लीजिए ख़वातीन की क्या सोच है, क्या उनके एहसासात है, तो उनके ऊपर इन्होंने अफसाना लिखा और इसी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा मकबूल भी हुई और मारूफ भी है। जबर इस्तेहसाल और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे हैं। मतलब क्या जबर इस्तेहसाल? ज़बर के मतलब जानते हैं ज़बरदस्ती, इस्तेहसाल के मतलब होता है हासिल करना, ठीक है ना। तो आज ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल कर लिया जाता है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो कमज़ोर जो होता है उसको दबा दिया जाता है और जो ताकतवर होता है उसको फिर दबाकर वो उससे किसी भी चीज़ को हासिल कर लेता है, ठीक है ना। और मौजूदा मुआशरे के इंसानियत सोच यानी इंसानियत की जो हालात हो चुकी है, तो उसके ऊपर इन्होंने निहायत असर अंगेज़ अफसाने लिखे हैं, ठीक है ना। मतलब वो ऐसे अफसाने लिखे हैं जो उसको जो भी पढ़ेगा तो उसका जहन बिल्कुल खुल जाएगा और उसको समझ में आएगा कि हालात किस चीज़ का तकाजा कर रहा है, हालात का तकाजा क्या है और किसके ऊपर जुल्म हुआ, कौन सही है कौन सही नहीं है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमू अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद 1999 ईस्वी में मजमू गहन शाये हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। उन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है। बहादुर शाह जफ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है जो खासा मकबूल हुआ। यानी कि गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा लिखी थी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दरमियान क्या हुआ, मकबूल व मारूफ हुआ, ठीक है ना।
यहाँ पे आप देखिएगा इनकी पैदाइश के बारे में साहिब किताब ने जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा इनकी पैदाइश के बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे खबर करेंगे, ठीक है ना। बट अभी जो है ये अभी ज़िंदा है और ये इनका कलम जो है अभी जारी है और ये लगी हुई है अपने काम में, ठीक है ना। चलिए अभी इनका लिखा हुआ अफसाना आशियाना आपके निसाब के अंदर जो शामिल है उसको देख लेते हैं। कहते हैं बाबू देखिए ये कहानी पे आधारित है। जानते हैं कि अफसाना किसे कहते हैं। हमने शुरू ही में आपको बता दिया था कि अफसाना का माना जो होता है वो झूठी तारीफ का होता है, ठीक है ना। अफसाने के अंदर किसी भी इंसान के किसी एक पहलू को जिक्र कर दिया जाता है, वही क्या होता है, अफसाना होता है, ठीक है ना। या किसी भी नज़रिए को जिक्र किया जाता है या किसी भी क्या कहते हैं किसी भी जगह की कोई मंजर कशी जो की जाती है तो उसको जिक्र किया जाता है और अच्छे अंदाज में जिक्र करना यही क्या कहलाता है, अफसाना कहलाता है। वरना दर हकीकत अफसाना का लुग़वी डिक्शनरी के अतबार से अगर आप उसका माना समझेंगे तो माक़बल में भी जिक्र किया, अभी भी बता देता हूँ कि उसका माना क्या होता है, झूठी तारीफ के होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं ये आशियाना है। ये देखिए आशियाना का मतलब होता है ठिकाना। क्या बाबू, ठिकाना। देखिए अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए थे। यानी कि एक बूढ़ी माँ बयान करती है इस चीज़ को कि मतलब इस अफसाना के किरदार को जो बयान किया गया है वो एक बेटे और पतोह और उसके बाद माँ बाप के ऊपर आधारित इस चीज़ को बयान किया गया है, ठीक है ना। इस अफसाने के अंदर उसी चीज़ को दिखाया गया है। अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना यानी सिराज की बीवी जो थी इरफाना थी, रहते हुए कई बरस बीत गए थे। हर तरह का सुख चैन था। यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते, हर तरह के ऐशो आराम और मोहब्बतों से नवाजते। दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। अदनान तकरीबन 9 बरस का हो गया था और फरहान अभी 5 बरस का। दोनों स्कूल जाते और दादा दादी से मोहब्बत करते। पोकेमान ही मैन और बिस्लेट के किस्से सुनाते। मतलब ये है कहते हैं अदनान और उसके बाद ये अदनान 9 बरस का हो गया था और फरहान अभी 5 बरस का था। ये गोया के इसके किसके बरकत अली, आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके अब्बू का नाम जो था वो क्या था, बरकत था, ठीक है ना। तो इसके जो पोते थे वो एक 9 बरस का था और एक अभी 5 बरस का था। दोनों स्कूल जाते और दादी से बड़ी मोहब्बत करते थे और उनकी दादी जो थी वो अपने पोते के साथ बैठकर काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताती और उनको किस्सा कहानी भी सुनाया करती थी स्कूल से आने के बाद। समझ रहे हैं बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक तरह का खालीपन, उदासी और उकताहट से भरी रहती। कौन कह रहे हैं, उसकी माँ कह रही है कि इतनी सहूलत होने के बावजूद भी हम उस बच्चे में लगे रहते हैं, हमें वक्त का पता नहीं चलता, फिर भी अंदर से दिल जो होता वो खुश नहीं रहता। कभी कभी ये उदासी घुटन बन जाती और ये सोचने पर मजबूर कर देती कि आखिर ऐसा क्यों। मेरे शौहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फायज थे। क्या थे, एक अच्छे ओहदे पर बाबू फायज थे, मतलब एक अच्छे ओहदे पर ये इनकी जॉब लगी हुई थी। अपना छोटा सा मकान था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे थे, दोनों की परवरिश और आला तालीम में उम्र का पहिया इतना तेज चला कि एहसास ही नहीं हुआ कि कब बूढ़े हो गए। समझ रहे हैं। बेटे को पढ़ाने में और बेटियों को पढ़ाने में इन लोगों का वक्त इस तरह से गुजरा कि पता ही नहीं चला कि ये कब बूढ़े हो गए। बेटी रुकैया की जिम्मेदारी से सुबकदोश हुए और सिराज की बेंगलोर मुलाजमत लगी। सिराज उसके बेटे का नाम था। सिराज की बेंगलोर मुलाजमत लगी तो अकेलेपन ने घेर लिया, यानी इसके बेटा भी इसका चला गया घर से और इसकी बेटी भी चली गई। तो अकेलेपन ने घेर लिया। रुकैया अपने खानदान के साथ खुशो खुर्रम और आबाद थी। शुरू में तो जल्दी जल्दी बेटी दामाद आते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे उनकी मसरूफियतें बढ़ती तो बतौर मेहमान आते। समझ रहे ना। जाहिर सी बात है, जब आदमी अपने घर चला जाता है तो फिर वहाँ पे मसरूफियतें बढ़ जाती हैं। समझ रहे ना। तो वहाँ से आना जाना बार बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर सिराज की शादी हुई और वो भी अपनी बीवी के साथ बेंगलोर आबाद हो गया। लेकिन बरकत जैसे ही रिटायर हुए, सिराज और इरफाना जिद पकड़कर अपने साथ बेंगलोर ले गए और वो आशियाना जो हमने तिनका तिनका करके बनाया था बेटे बहू की मोहब्बत में बहुत दूर छूट गया। जाहिर सी बात है, बेंगलोर अपनी माँ बाप को, सिराज जो था इसकी नौकरी तो बेंगलोर में लगी हुई थी, तो ये अपने माँ बाप को वहीं पे लेके चला गया, ठीक है ना। तो गाँव का जो इनका घर था वो घर छूट गया।
बहुत दूर छूट गया। बेटे बहू ने खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दी है। मैं दिलजोई मतलब यानी दिल को खुश रखने में दिन रात एक कर दिए। कभी कभी हम दोनों मियाँ बीवी इस खिदमत से शर्मसार भी हुए। क्या हुए? शर्मसार भी हुए, यानी कि थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि ये लोग इतने हमारी क्या करते हैं, खिदमत करते हैं। जब नाश्ते की मेज पर बहू स्लाइस पर मक्खन की मोटी तह लगाकर पेश करती तो ये भी मुस्कुराते और मैं भी हंस पड़ती और कहती, प्यारी बहू रानी, इस उम्र में इतना मक्खन खिलाओगी तो 10 बीमारियां और पल जाएंगी और तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? अल्लाह ना करे अम्मी जान बीमार हो, आपके दुश्मन ऐसा ना कहिए इस उम्र में खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएंगी। क्यों अबू जान? और अबू जान मुस्कुरा पड़ते। खाने पीने और फल फ्रूट से लेकर रोजमर्रा की तमाम जिम्मेदारियों और जरूरतों का वो पूरा ख्याल रखते। कुछ वक्त पोतों के साथ बातें करने, उनके खेल सीखने में गुजर जाता। सिराज ऑफिस चला जाता, बहू घर के और बाहर के कामों में मसरूफ रहती। नए जमाने के होते हुए भी वो पुरानी कदरों से जुड़ी हुई थी। वाकई सिराज की पसंद लाजवाब थी। दोनों में कभी कभी तकरार भी होती क्योंकि इरफाना घर की न होकर मुलाजमत भी करना चाहती थी, ठीक है ना, जबकि सिराज उसे गैर जरूरी समझता था। उसे अल्लाह ने अच्छी मुलाजमत और हर आराम मुहैया किया था और वो इरफाना को खामखा नौकरी के जोखिम में नहीं डालना चाहता था। समझ रहे ना? यानी इसका लड़का जो था यानी सिराज जो था वो कभी कभी इसकी क्या कहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान तकरार हो जाता। इसका बेटा जो था सिराज वो कहता कि हम अपनी अपनी बीवी को नौकरी नहीं करने देंगे और उसकी बीवी यानी इरफाना जो थी वो हमेशा क्या थी, इस बात की चाहत में रहती थी कि वो क्या करे, नौकरी करे, ठीक है ना। तो कभी कभी इस बात में तकरार छिड़ जाती और आपस में कुछ बातें भी हो जाती। उसके बाद कहते हैं इब्तिदा में बेंगलोर आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा और खुशगवार लगा। न खाने पकाने की फिक्र, न डाल डलिए का हिसाब, न पास पड़ोस और आने जाने वालों का झंझट। लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर चढ़ते और उतरते। किस फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, मुर्दा है या जिंदा है, कौन जाने। बहुत कोशिश करती बहू कोई काम करने दे, लेकिन वह हाथ ही लगाने न देती। दिल चाहता कि बरकत और सिराज की पसंद के डश मैं भी बनाऊं, लेकिन इरफाना इतने प्यार से मना कर देती कि मैं खामोश हो जाती। समझ रहे ना? उसकी माँ बयान कर रही है कि इरफाना जो थी वो प्यार से मना कर देती तो जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ता, छोड़ देना पड़ता था, ठीक है ना। उसके बाद बयान करते हैं, क्या अम्मी जान सारी उम्र तो हो गई आपको काम करते पकाते खाते, बस अब आपके आराम के दिन हैं। सिराज बताते हैं आप बहुत काम करती थी, बहुत अच्छे खाने पकाती थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं हूं ना और मैं किचन से बाहर निकल आती। क्या कर रही है? और मैं किचन से बाहर निकल आती। सिराज भी इरफाना की जबान बोलने लगता, अम्मी आप आराम कीजिए, आप काम क्यों करती हैं, इरफाना को परेशानी होगी तो नौकर रख लेगी। समझ रहे ना? ये कहती है कि इरफाना को अगर परेशानी होती है किसी तरह से तो नौकर रख लेगी। हालांकि सफाई सुथराई, बर्तन झाड़ू और कपड़े धोने के लिए 2-2 आया लगी हुई थी, यानी 2-2 औरतें लगी हुई थी जो वहां पे काम किया करती थी, ठीक है ना। लेकिन इरफाना खाना हमेशा खुद ही पकाती, अच्छा और जायकादार पकाती। मुझे कई मरतबा एहसास हुआ कि 2-2 मुलाजमाओं को पैसा जाता है। ये छोटे मोटे घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन सिराज और इरफाना ने इस तरह कभी नहीं सोचा कि मैं काम करूँ, ठीक है ना। यानी उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी माँ जो है वो काम करे। उन्हें तो मेरा आराम बेहद पसंद था। कभी किसी काम के लिए मुलाजमा को टोकती कि सब्जी ऐसे दो, फ्रिज में ऐसे रखो, कपड़े ऐसे फैलाओ, सफ़ेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े न धो। तो सिराज फौरन बोल पड़ता, अरे अम्मी ये दर्द सर आप क्यों मोल लेती है, इसके लिए तो आपकी बहू ही काफ़ी है, आप क्यों परेशान होती है। अब मैं क्या समझाऊं कि मैं परेशान नहीं हूँ, इस घर पर अपना हक समझती हूँ, ये मेरे बेटे और बहू का घर है। समझ रहे ना? उसकी माँ जो थी वो कभी कभी टोक दिया करती थी और देखती थी तो बोल दिया करती थी, ये घर पराया नहीं है, सफाई सुथराई या घर के काम काज पर मैं नज़र नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा, आखिर मैं घर की बड़ी हूँ। क्या कर रहा है? उसकी क्या करिए, आखिर मैं घर की बड़ी हूँ। बहू पर अपनी अभी से इतनी जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश हो जाती, ठीक है ना। यानी ये तमाम बातें उसके जहन में आई और वो बयान करती है उसकी माँ कि तमाम बातें हमारे जहन में आई बट मैं कह ना पाई, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बयान करते हैं, दरअसल इरफाना ने अपने घर के निज़ाम और हुकूक में किसी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मैं शिकायत करती भी तो किस बात की,
इन दोनों ने बड़ी इज्जत, मोहब्बत और एहतराम के साथ मेहमानों की तरह अपने घर में और दिल में जगह दी थी। जब कभी दोनों में नाराजगी या खटपट होती तो मौका देखकर सिराज से कहती, बहू अगर मुलाजमत करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है। आजकल सब लड़कियां करती हैं और फिर मैं हूँ ना, घर की तमाम जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी, खाली ही तो बैठी रहती हूँ, यहाँ मुझे कोई काम ही नहीं, फिर दो आया लगी हुई है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? इस तरह से उसकी माँ कहती है। कभी कभी कह देती कि बहू पढ़ी लिखी है, अगर मुलाजमत करना चाहती है तो बेला झिझक उसे करने दो, घबराने की क्या ज़रूरत है। नहीं अम्मी, ये उसके बेटा देखिए क्या कहता है, नहीं अम्मी ये मसला नहीं, इन बड़े शहरों के मसाइल ही दूसरे हैं, दिन भर बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और भी कई बातें हैं, और फिर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो चलो ठीक है, मेरा अब प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, और फिर कौन सा बहुत बड़ा कम्बा है हमारा। सिराज की दलाल सुनकर मैं खामोश हो जाती और बहू भी बोल पड़ती, अम्मी आप फिक्र ना कीजिए, इनकी अकल में मेरी बात आएगी ही नहीं। दिन यूं तो बहुत आराम से गुजर रहे थे, लेकिन दिल की दिल की नया डोलती रहती। बरकत भी बेटे के यहाँ बज़ाहिर खुश और मुतमईन नजर आए, लेकिन उनकी बेचैनी मेरी नज़रों से पोशीदा न थी। समझ रहे ना, यानी क्या कहा कि बरकत जो थे, यानी कि सिराज के जो अब्बू थे, वो भी बेचैन रहा करते थे। वहाँ पे इतनी ऐशो आराम के बावजूद भी वो खुश नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी वो जाहिर नहीं करते थे। मैं बरकत के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन एक अनजाना सा खौफ मुझे उनके दिल के तारों को छेड़ने से रोके रहता है। इसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं कि हमारा बेटा और बहू बहुत लायक, बाअदब और हजारों में एक थे। हमें तो उन पर फख्र होना चाहिए था, उनके गुण बयान करनी चाहिए थे। जैसे इरफाना अपनी सहेलियों से हमारे गुण गाती थी, लेकिन हमें इतना मौका भी कहाँ मिलता था, या फिर शायद हम खुद को ही नहीं समझ सके कि हम चाहते क्या हैं। अपना हाथ इख्तियार, अपनी बादशाहत, हम उम्र साथी, ऐशो आराम या फिर अपनापन। मतलब वो खुद बयान कर रही है कि हमें खुद भी एहसास नहीं हो सका कि हम क्या चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश क्या है। ठीक है ना, हम सब जब कभी एक साथ बैठते और पुरानी बातें छिड़ते तो मुझे एहसास होता कि बरकत के अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी पनप रही है। न जाने वो क्या सोचते रहते थे। और फिर एक रोज वो खुद ही बोल पड़े, थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते, मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। ठीक है ना, यानी कि वो बयान करते हैं कि मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं काम या नौकरी करनी चाहिए थी। शायद हमने यहाँ आकर गलती की। जरीना, उसकी माँ का नाम क्या था बाबू? जरीना था। समझ रहे ना, ये हमारा घर नहीं है, ये तो बेटे और बहू का घर है। हम तो इस घर के मेहमान हैं, और मेहमान तो 2 दिन का होता है, बरसों का नहीं। इसी मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए हैं 2 बरस। अब मैं बीमार सा हो गया हूँ, क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी? ठीक है ना, इस तरह से उसके अब पिताजी बोल रहे हैं, जहाँ तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होंगी, और फिर बेटा बहू छूट थोड़े ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे। मतलब इस तरह से वो बयान करते हैं बरकत अली के हमारे बेटे जो है छूट थोड़ी ना जाएंगे, हम लोग आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनायत और खुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए, और हमने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फैसला ले लिया। ठीक है ना, तो इस तरह से आशियाना के अंदर आपने कमर निगार अजीम का लिखा हुआ अफसाना आशियाना पढ़ा आपने। ठीक है ना, इसके अंदर आपने देखा कि इंसान किस तरह से जब अपनी जगह को छोड़ देता है, अपने मादरे वतन को छोड़ देता है, तो उस तमाम ऐशो आराम के बावजूद भी फिर उसे सुकून वहाँ पे नहीं मिलती है। उसी कहानी को यहाँ पे जिक्र किया गया है। समझ रहे ना, गोया कि नफ्सियाती यहाँ पे कहानी को, यानी नफ्स से मुताल्लिक यहाँ पे बातें की गई है कि अपने ठिकाना छोड़ने के बाद इंसान कितनों उसको ऐशो आराम दिया जाए, बट फिर भी वह उसका नफ्स मुतमईन नहीं रहता है और उसके दिल में खुशी महसूस नहीं होती है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में इसके सवाल और जवाब के साथ। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।